Hello everyone, I Uzma Khan warmly welcome you all in today's video lecture. Today I have been giving a topic called learning and its principles, which is an important topic for you all. So let us start. The points that we're going to discuss in today's lecture are अधिगम का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम की परिभाषाएं डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रकृति नेचर ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड लास्टली अधिगम के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. बिफोर मूविंग फर्दर we have to form some structure in our mind for some learning outcomes, for some desired learning outcomes, जिन्हें हिंदी में सीखने का प्रतिफल कहते हैं. याद रखेंगे आप, कीप इट इन माइंड कि लर्निंग आउटकम्स को हम हिंदी में सीखने का प्रतिफल कहते हैं. सो आज के लेक्चर के थ्रू जो अपेक्षित सीखने के प्रतिफल हैं उनमें हम अपेक्षित कर रहे हैं कुछ स्तरों को अपने प्रशिक्षुओं से. पहला पॉइंट कि हमारे प्रशिक्षु आज समझ जाएंगे कि अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है और किस प्रकार अधिगम के आधार पर व्यवहार में वांछित सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है. आज प्रशिक्षु जान जाएंगे कि कैसे अधिगम के आधार पर स्वस्थ एवं सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बच्चों में विकसित किया जा सकता है, यानी कि हाउ टू डेवलप हेल्दी एंड पॉजिटिव कंपटीशन इन स्टूडेंट्स थ्रू लर्निंग. नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है, प्रशिक्षु जान जाएंगे कि अधिगम किस प्रकार से एक बालक को समाज उपयोगी और प्रोडक्टिव बना सकता है. वो ये भी जान जाएंगे कि वांछित अधिगम डिज़ायर्ड लर्निंग के थ्रू किस प्रकार एक बालक में सुधार लाया जा सकता है. प्रशिक्षु जान जाएंगे कि आज के इस टॉपिक की प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, क्योंकि आज का हमारा ये टॉपिक सीधा हमारे प्रशिक्षुओं के लिए है जिन्हें हम भावी टीचर्स के रूप में देखते हैं. सो दे विल नो देयर रोल एज टीचर इन बेसिक एजुकेशन होपफुली. तो आइए सबसे पहले समझते हैं अधिगम के अर्थ को, मीनिंग ऑफ लर्निंग. अधिगम का अर्थ, अधिगम एक ऐसा टॉपिक दैट इज़ नॉट न्यू फॉर अस ऑल. अधिगम का सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो अधिगम का सामान्य अर्थ है सीखना. सीखना क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर हमारे व्यवहार में अपेक्षित स्थायी परिवर्तन का आ जाना. इट मीन्स हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है वो ना तो क्षणिक होगा, ना तो ट्रांजिटरी होगा और ना ही पूर्णतः स्थायी होगा, परमानेंट होगा. अब ये जो परिवर्तन हमारे व्यवहार में हो रहा है वो हो रहा है हमारे अनुभवों के आधार पर. अनुभव कैसे हैं, जैसे कि आपने देखा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष. इट मीन्स कुछ ऐसे अनुभव जो डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं और उनसे हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं. वहीं कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमसे डायरेक्टली तो नहीं जुड़े हुए होते पर उनके आधार पर भी व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है. सो अनुभवों के द्वारा व्यवहार में होने वाले इन परिवर्तनों को ही साधारण रूप से सीखने की संज्ञा दी जाती है. अधिगम को हम यहाँ समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि एक बच्चा मंदिर में हाथ जोड़े खड़ा है. हाथ जोड़ने की ये जो प्रतिक्रिया वो कर रहा है वो स्वतः हुई है, यानी कि खुद हुई है. लेकिन आपको क्या लगता है कि उसने ये कहीं ना कहीं सीखा नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं. सो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में अधिगम की पूरी प्रक्रिया भी शामिल है. बच्चे ने सीख लिया है, अपने माता पिता से सीखा हो उसने या सामाजिक कारकों से सीखा हो कि किस प्रकार भगवान के सामने हाथ जोड़ना है. एक और एग्जाम्पल से समझेंगे. दूसरी स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक बच्चे के सामने जलती कैंडल ले जाने पर वो कैंडल की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है. इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है, वो हाथ को पीछे खींच लेता है. दोबारा अब जब उसके सामने कैंडल लाई जाती है तो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उसे पकड़ने के लिए वो हाथ नहीं बढ़ाता बल्कि उससे दूर हो जाता है. इसी विचार को या स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करने को हम सीखना कहते हैं. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से on the basis of experiences the changes in behavior are called learning. इसी तरीके से दूसरी स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इस स्लाइड में एक बच्चा एक रोटी पकाने का जो काम कर रहा है यहाँ पर वो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उसने कहीं ना कहीं किन्हीं सामाजिक कारकों से इस चीज़ को सीखा
और इस चीज़ को सीखते हुए उसने अपनी प्रतिक्रिया को एकत्रित करके, अपने अनुभवों को संगठित करके उसने कहीं ना कहीं उनके आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। यानी कि डिज़ायर्ड और अनडिज़ायर्ड एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। उसने सीखा अपनी माँ को देखकर कि रोटी कैसे पकानी है। आइए सीखने को समझते हैं अब थ्रू सम डेफिनेशंस। These definitions were given by different psychologists. So the first definition was given by Skinner. स्किनर चूंकि एक बिहेवियरिस्ट थे, सो ये अनुबंधन की बात करते हैं। अनुबंधन मीन्स कंडीशनिंग, कंडीशनिंग की बात करते हैं। क्योंकि ये अनुबंधन की बात करते हैं तो हमारे पास ये व्यवहार के अनुकूलन की बात करते हैं। व्यवहार का अनुकूलन मीन्स अडेप्टेशन, और ये अनुकूलन व्यवहार में हमें पर्यावरण से अलग अलग जो उद्दीपक प्राप्त हो रहे हैं, दंड और पुरस्कार स्वरूप, उनके आधार पर हमारे पास विकसित हो रहे हैं। तो स्किनर बात करते हैं कि अधिगम एक क्रमिक अनुकूलन है, एक प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन आप देखें जो कि दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन वाज गिवन बाय वॉटसन। ही सेड लर्निंग इज चेंजेस इन बिहेवियर। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। जब हम इस बात पर बात करें तो व्यवहार में परिवर्तन, ये हमारे पास अधिगम की मूलभूत परिभाषा कहलाती है। दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। वाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो अधिगम को औपचारिक रूप से पहली बार परिभाषित करने का कार्य वॉटसन ने किया, और वॉटसन ने इसको अनुकूलन अनुबंधन के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन के रूप में परिभाषित भी किया। यू कैन फाइंड दिस फंडामेंटल डेफिनेशन इन ईच एंड एवरी बुक। और आज जब हम व्यवहारवाद की, अधिगम की संकल्पना को देखते हैं, बिहेवियरिज्म की या लर्निंग की अगर आप कॉन्सेप्ट को देखें तो इसी को देखते हैं। यहाँ पर बात की जाती है कि व्यवहार में, यानी कि आपके व्यवहार में जितना भी परिवर्तन है उसके माध्यम से हम अधिगम को माप सकते हैं, यानी कि उसका असेसमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अधिगम को वैसे मापना या उसका आकलन करना संभव नहीं है, क्योंकि ये गुणों में परिवर्तन है। अधिगम क्वालिटेटिव चेंजेस का नाम है, तो हम गुणों में परिवर्तन को कैसे मापें, हम व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इसके आधार पर हम अधिगम की को मापने की पूरी प्रणाली बनाते हैं। इसी के लिए ये हमारे पास एक मूलभूत परिभाषा, एक फंडामेंटल डेफिनेशन के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन क्रो एंड क्रो ने दी है। इन्होंने कहा कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, एटीट्यूड एंड नॉलेज, या इट मीन्स आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति का अधिग्रहण ही सीखना है। ये हमारे पास एक मानवतावादी डेफिनेशन है। जैसे कि ऊपर की दोनों डेफिनेशन हमने व्यवहारवाद से पाई हैं। स्किनर की जो डेफिनेशन थी, स्किनर एक बिहेवियरिस्ट हैं, एज वेल एज वॉटसन भी बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवाद की बात करते हैं। ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं क्रो एंड क्रो की, ये मानवतावादी हैं और मानवतावाद की बात करते हैं। मानवतावादियों में हम क्रो एंड क्रो को देख सकते हैं। वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ भी मानवतावादी हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि अधिगम विकास है, यानी कि अधिगम डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज लर्निंग। एरिक्सन भी एक मानवतावादी हैं जो कि कहते हैं कि अधिगम हमारे पास अलग अलग सामाजिक द्वंद्वों से उबरकर अपने अंदर बेहतरी लाना है। यानी कि अधिगम क्या है, ये बता रहे हैं कि डिफरेंट सोशल कॉन्फ्लिक्ट से उबरकर, यानी कि हाउ टू मैनेज, हाउ टू कोप अप विद डिफरेंट social situations and social conflicts, and through these social conflicts you can change in your behavior is called learning. So these are some definitions of learning जिनके बेसिस पर हम अधिगम की प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं, हम नेचर ऑफ लर्निंग को समझने का प्रयास करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ लर्निंग की, अधिगम की प्रकृति की। अधिगम की प्रकृति को समझेंगे हम थ्रू सम पॉइंट्स। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑन योर स्क्रीन इज समायोजन या अनुकूलन। समायोजन, एडजस्टमेंट, अनुकूलन, अडेप्टेशन। इसका मतलब है सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो बच्चा एक जैविक बालक के रूप में हमारे पास पैदा हुआ है, यानी कि बायोलॉजिकली तो हम देखते हैं बच्चे को। तो बच्चा जब जैविक रूप में हमारे पास आया तो उसका विकास स्वाभाविक रूप से सामाजिक तौर पर समाज में या संस्कृति में या वातावरण में होना चाहिए। यहाँ पर जो स्वाभाविक तौर पर है, क्या वो अधिगम नहीं है? वो भी अधिगम है, वो भी लर्निंग है। तो फिर हम औपचारिक रूप से क्या दे रहे हैं? फॉर्मल वे में हम उसे क्या दे रहे हैं? फॉर्मल वे में हम सिर्फ इस अधिगम को दिशा और दशा दे रहे हैं, समझे?
यानी कि बच्चा तो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड के रूप में आपके पास आया, सो वो लर्निंग तो डेफिनेटली करेगा, बट आप फॉर्मल वे में उसे क्या दे रहे हैं, फॉर्मल वे में सिर्फ उसे एक डिज़ायर डायरेक्शन दे रहे हैं जिसके थ्रू वो लर्निंग करेगा। यहाँ पर हम प्रकृति में बालक के स्वतः विकास को देख रहे हैं, यानी अनौपचारिक और औपचारिक तौर पर देख रहे हैं। हम अधिगम को केवल औपचारिक क्षेत्र में नहीं बांध सकते, क्योंकि अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में रहेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है सुधार। अधिगम की जो प्रकृति है, अधिगम क्या करेगा, मनुष्य में सुधार लाएगा। दूसरा पॉइंट है सुधार, मीन्स यहाँ हम सभ्य मानव की बात कर रहे हैं, एक सिविलाइज्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। इट मीन्स जब बालक में अधिगम हो रहा है, तो अधिगम बालक में जब हो रहा है तो वो बालक को सभ्यता की ओर ले जाना चाहिए। छोटे बालक को जब भी आप कभी देखें तो वो नाखून मुंह में लेना, ज़ोर ज़ोर से रोना, दांत काटना, चीज़ों को उठा उठा कर फेंकना, ये सारी चीज़ें आप बचपन में देख सकते हैं उसमें। बट जैसे जैसे उसमें अधिगम होता जाता है, जैसे जैसे उसमें लर्निंग होती जाती है, वैसे वैसे वो सभ्य मानव के सामाजिक गुणों को सीखता जाता है कि हाउ टू बी अ सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। वो डिफरेंट टाइप से सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को सीखता है, और जो समाज का आधार हैं, सोशल बेसिस जो हैं, समाज के सोशल नॉर्म्स जो हैं, वो उनको सीखता जाता है। कार्य का बंटवारा, कार्य का विभाजन, वो उसके लिए तैयार हो जाता है, यानी कि उसको एज अ ह्यूमन बीइंग अपना रोल समाज में कैसे प्ले करना है। जैसे कि यूनिसेफ के मूल मंत्र को अगर हम देखते हैं कि हमारे पास शिक्षा क्या करती है, शिक्षा और अधिगम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ साथ चलते हैं। शिक्षा क्या करती है, शिक्षा बालक को एक समाज उपयोगी, उत्पादक और आदर्श सामाजिक सदस्य बनाने में सहायता करती है। तो इट मीन्स अधिगम जो हो रहा है वो बच्चे को समाज उपयोगी बनाए, उत्पादक बनाए और आदर्श सामाजिक सदस्य बनाए। सो अधिगम के माध्यम से यहाँ पर हम बालक में सुधार लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंसेस। इट मीन्स अनुभवों का संगठन। यहाँ पर विशेषता हम इस बात को देख रहे हैं कि जब बालक अलग अलग जगह समायोजन ले रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है अलग अलग जगह, या बालक में सुधार हो रहा है, ये क्या है, यह प्राप्त अनुभव हैं। अलग अलग जगह बच्चे को अलग अलग प्रक्रियाओं में अनुभव मिलते हैं। इन्हीं अनुभवों का जब वो संगठन करता है, जब डिफरेंट जगहों से उसको एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, तो वो उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है। सो इन्हीं अनुभवों का जब वो संगठन करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, तब वो सक्षम होता है, एबल होता है अलग अलग क्रियाएं करने में, अलग अलग प्रकार से काम करने में। तो इस सभी सक्षमता को, इस एबिलिटी को, ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंसेस की इस एबिलिटी को हम अनुभवों के संगठन के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप, व्यवहारात्मक परिवर्तन मीन्स बिहेवियरल चेंजेस। यहाँ हम व्यवहारवादियों की संकल्पना को देखेंगे, और यहाँ हम पाते हैं कि जो बच्चे के आंतरिक अधिगम हुए हैं, यानी अगर हमारे पास सक्रिय निर्माण हो रहा है बच्चे के अंदर ज्ञान का, तो उसको हम कैसे मापें। तो हम उसका मापन बालक के व्यवहार, पहले के व्यवहार और अब के व्यवहार में आए हुए अंतर के रूप में देखते हैं। सो ये सारे बिहेवियरल चेंजेस में आता है। नेक्स्ट है सक्रिय प्रक्रिया। अधिगम की प्रकृति है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है। सक्रिय प्रक्रिया का मतलब यहाँ पर है एक एक्टिव प्रोसेस है अधिगम, यानी जब बालक सक्रिय तौर पर अपने अंदर ज्ञान का निर्माण करता है तो अधिगम है। ये सक्रियता अनुभवों को प्राप्त करने में, विभिन्न कार्यों को सीखने में, ये सक्रियता हमारे पास अलग अलग जगह स्वयं के संज्ञान में, ज्ञान के निर्माण में है। तो ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट आप देखें अधिगम की प्रकृति, दैट इज यूनिवर्सल, यानी कि सार्वभौमिकता, मीन्स जीवों की सार्वभौमिकता। दूसरा, हम उच्च स्तर के अधिगम की बात करें तो मानव की सार्वभौमिकता, यानी कि आप दो टाइप से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तो मनुष्य सीखते हैं, मनुष्य की जो अधिगम क्षमता है, जो सार्वभौमिकता है, उसकी अगर हम बात करें तो वो उच्च स्तर की है। मीनवाइल दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो जानवरों की सीखने की क्षमता है, उसकी सार्वभौमिकता को आप निम्न स्तरीय देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी तरह के मानव में समान तरह के लक्षण दिखाई देंगे अधिगम के लिए। आप आगे मैं इस बात को क्लियर करना चाहूँ कि शिक्षा का अधिकार नियम सार्वभौमिकता की ही बात करता है। अगर आप देखें जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है,
वो हमारे पास सार्वभौमिकता की बात करता है, यूनिवर्सलाइजेशन की बात करता है, और उसके अंदर सभी प्रकार के बालकों को एक कक्षा में पढ़ने का अधिकार हमारे पास संविधान द्वारा भी प्रदत्त किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि सभी प्रकार के बालकों को आप एक कक्षा में पढ़ाएं। इट मीन्स कि हम सभी को अधिगम के लिए योग्य पाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप उसे डिनाई कर दें कि ही इज़ नॉट एबल टू लर्न एनीथिंग। आप किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकते, लेकिन हर मनुष्य में ये लक्षण है कि वो उच्च स्तर के अधिगम कौशल विकसित करने के लिए सक्षम है। हर इंसान सीख सकता है, बहुत हायर लेवल लर्निंग स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर सकता है। ही इज़ एबल। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उसके अपेक्षित स्तर कम हों, यानी कि किसी एक पर्सन ने बहुत अच्छे से सीखा, एज पर उसमें डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, लाइक योर एज, मेच्योरिटी और इंटेलिजेंस, IQ। सो सारे इनमें फैक्टर्स काम करते हैं, बट आप ऐसे नहीं मान सकते कि कोई भी सीखने के योग्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ बात करते हैं। नेक्स्ट इज निरंतरता, कंटिन्यूअस। इट मीन्स कि बालक जब लगातार अधिगम करता रहता है, कोई भी बच्चा हमेशा सीखता रहता है, क्योंकि इसीलिए अब हम समावेशी में एकीकरण में क्या बात करते हैं कि औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक तीनों हमारे पास प्रणालियों को विकसित करना। यहाँ हम अधिगम को इस रूप में देख रहे हैं कि बालक किस समय औपचारिक रूप से नहीं सीख रहा है, तभी वो सीख रहा है, अनुभवों को ले रहा है। यानी कि बच्चा सिर्फ फॉर्मली, आप अगर कहें उसको कि फॉर्मली सीख रहा है, या आप उसे ये कहें कि इनफॉर्मली सीख रहा है, नो, वो हर तरीके से सीख रहा है, क्योंकि सीखना जन्मपूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम अधिगम की प्रक्रिया की, प्रोसेस ऑफ लर्निंग की। ये प्रक्रिया स्किनर और वॉटसन द्वारा प्रमुख रूप से प्रतिपादित की गई है। व्यवहारवादियों ने, बिहेवियरिस्ट जितने हैं, उन्होंने इसे स्वीकार किया है। इनका कॉन्सेप्ट था बाह्य अभिप्रेरणा, लेकिन हम यहाँ आंतरिक और बाह्य दोनों अभिप्रेरणाओं को मानकर चल रहे हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले बच्चे को जब अभिप्रेरणा मिल जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अधिगम की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले अभिप्रेरणा का होना ज़रूरी है। सो जब ये अभिप्रेरणा बच्चे को मिल जाती है तो वो अलग अलग अभिप्रेरणा के लक्ष्य निर्धारित करता है। यहाँ पर हमारे पास गोल्स होंगे और बच्चा यहाँ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा। अब ये लक्ष्य हमें समायोजन की तरफ ले जाने चाहिए, लेकिन इस समायोजन में हमें कहीं ना कहीं बाधा दिखाई देती है। यानी कि सबसे पहले इट मीन्स आपके पास, आप अभिप्रेरित हैं, अभिप्रेरित होने के बाद आपने उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित किए। सो लक्ष्य जब आपने निर्धारित किए तो आपको एडजस्टमेंट मिल जाना चाहिए, बट एडजस्टमेंट ऐसे ही नहीं मिल रहा, उसमें बहुत सारे बैरियर हैं, उसके बीच में बाधाएं हैं। तो यहाँ पर क्या बात करते हैं हम, यहीं पर आता है एक शिक्षक। यहीं पर आप एक शिक्षक की संकल्पना की बात करते हैं। शिक्षक कहाँ हैं? शिक्षक यहीं हैं, दशा और दिशा तय करने के लिए। जब बच्चा अभिप्रेरित है अधिगम को प्राप्त करने के लिए, तब उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहीं पर शिक्षक एक सहायक के रूप में, एक क्रियान्वयक के रूप में आता है, एक साथी के रूप में आता है, एक मार्गदर्शक, एक परामर्शदाता के रूप में आता है शिक्षक। और शिक्षक यहाँ पर आता है एक फैसिलिटेटर के रूप में, बालकों को फैसिलिटेट करने के लिए, मदद करने के लिए। और जैसे ही इन सब बाधाओं को बच्चा पार कर लेता है, तो बच्चा यहाँ अपने व्यवहार में समायोजन लेकर आता है। एडजस्टमेंट यहाँ पर हम देखेंगे तो स्किनर और वॉटसन इसे नाम देते हैं। जब ये एडजस्टमेंट हो गया तो बिहेवियरिस्ट जो हैं हमारे पास के स्किनर और वॉटसन, ये अधिगम की इस प्रक्रिया को नाम देते हैं अनुकूलन का, अडेप्टेशन का, व्यवस्थापन का। यहाँ हमने देखा कि बच्चा यहाँ समायोजन उत्पन्न करता है और फिर ये बच्चे के व्यवहार में व्यवस्थापन या संगठन हमें देखने को मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। और यही ऑर्गेनाइजेशन हमें लर्निंग देता है। जो बच्चा अलग अलग सूचनाओं, प्रतीकों और तथ्यों को जब अपने मस्तिष्क में संगठित कर लेता है, यानी कि डिफरेंट सूचनाएं हैं आपके पास, डिफरेंट इमेजेस हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जब आप उनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपने माइंड में, तब ये ऑर्गेनाइजेशन जो दिखेगा, यही ऑर्गेनाइजेशन बच्चे को आने वाली सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करेगा, मोटिवेटेड करेगा और बच्चा फिर से लक्ष्य की ओर जाएगा।
अभिप्रेरणा, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी आपको डिस्कस किया है कि दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक हमारे पास जैविक होती है, बायोलॉजिकल होती है, और ये हमारे पास मनोसामाजिक हो सकती है। लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा अगर हम देखें तो बाह्य अभिप्रेरणा को हम दंड और पुरस्कार स्वरूप समझ सकते हैं कि या तो आप बच्चे को दंडित करें तो वो सीखने के लिए बाध्य है, या फिर वो पुरस्कार स्वरूप अगर आप उसको कुछ अवार्ड दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो उसके थ्रू वो लर्निंग कर रहा है। व्यवहारवादी उपागम के मूल सिद्धांत को समझने के लिए अगर हम इसकी बात करें, बिहेवियरिस्ट अप्रोचेस की बात करें, जो कि आगे की स्लाइड में हम देखें, हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग की। व्यवहारवादी उपागम के इन मूल सिद्धांतों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा यहाँ पर SR बॉन्डिंग को। SR बॉन्डिंग याद रखेंगे आप। यहाँ S डिनोट्स स्टिमुलस एंड R डिनोट्स टू रिस्पॉन्स। अगर हम बात करें इस अधिगम के दर्शन की तो ये संबंधवाद दर्शन है। मीन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो है, उद्दीपक और अनुक्रिया, यहाँ पर हमारे पास जो अधिगम होगा वो हमारे पास इस आबंध के ऊपर निर्भर करेगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के ऊपर निर्भर करेगा, डिफरेंट स्टिमुलस से। हमारे पास ये वो सभी वस्तुएं, अगर हम उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस को अगर आप समझें, आप ये कहें कि उद्दीपक किसे कहते हैं, उद्दीपक मीन्स स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? हमारे पास वो सभी वस्तु, व्यक्ति, घटनाएं जो किसी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं, उन्हें हम उद्दीपक कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। और उसके अनुसार जो हमारे पास व्यवहार होता है, उस उद्दीपक के आधार पर या उस उद्दीपक के अनुसार जो हमारे पास व्यवहार होता है, जो बिहेवियर हो रहा है, जो हम बिहेव कर रहे हैं, या जो हमारे पास प्रतिक्रिया हो रही है, जिस व्यवहार की जो प्रतिक्रिया हो रही है, वो हमारे पास अनुक्रिया कहलाती है, यानी कि रिस्पॉन्स कहलाती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझें। जैसे अगर हम किसी की तरफ एक बॉल फेंकें तो या तो वो उस बॉल को पकड़ेगा या फिर उससे बचने का प्रयास करेगा। तो बॉल यहाँ पर क्या है बताएंगे? बॉल यहाँ पर उद्दीपक है, स्टिमुलस है, और वो व्यक्ति जो उसके लिए जो व्यवहार कर रहा है वो क्या है? वो अनुक्रिया है, रिस्पॉन्स है। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग में यहाँ 3 सिद्धांत हैं हमारे पास। सबसे पहला है शास्त्रीय अनुबंधन, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, जो कि स्किनर ने दिया है। याद रखेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन मीन्स क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग हमें पावलोव ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो किसका सिद्धांत है? वो स्किनर का है। तीसरा सिद्धांत है यहाँ पर प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये दी है हमें थॉर्नडाइक ने। सो हियर आर 3 डिफरेंट principles of learning. Classical conditioning was given by Pavlov, operant conditioning was given by Skinner, and trial and error theory was given by Thorndike. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग की। इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिस्थापन सिद्धांत नोट कर लेंगे आप, तथा अनुबंधन सिद्धांत विभिन्न नामों से जाना जाता है। बट इंग्लिश में आप इसका एक नाम याद रखें, क्लासिकल कंडीशनिंग, क्योंकि इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वहाँ पर हिंदी में तो बहुत से टर्म दे रखे होते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत अगर दे रहे हैं वो, या प्रतिस्थापन सिद्धांत या अनुबंधन सिद्धांत, सो यू मे बी कन्फ्यूज। बट अगर आप याद रखें इंग्लिश में, इट इज़ कॉल्ड ओनली क्लासिकल कंडीशनिंग। सो क्लासिकल कंडीशनिंग was given by, as I already told you, I.P. Pavlov in 1904. इस सिद्धांत के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया करने से है। इट मीन्स अनुकूलित अनुक्रिया यानी कि डिजायर्ड रिस्पॉन्स का जो अर्थ है वो अननेचुरल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स करने से है। फॉर एग्जाम्पल, किसी काले रंग की वस्तु को देखकर बालक का डर जाना, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा अनुक्रिया कर रहा है, डिजायर्ड रिस्पॉन्स कर रहा है, वो अननेचुरल स्टिमुलस से नेचुरल रिस्पॉन्स कर रहा है। यानी कि काले रंग की वस्तु ज़रूरी है कि उसने अपने पास्ट में कोई ऐसी चीज़ देखी है जो कि, जैसे उसने काले रंग का कुत्ता देखा,
काले रंग के कुत्ते को देखने के बाद उसका उससे इतना कंडीशनिंग हो गई है, एक बॉन्ड बन गया कि वो आने वाली दूसरी काली चीज़ों को देखकर भी डरने लगा। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति तोताराम बुलाने पर चिढ़ता है, तो कोई मोटू राम, तो कोई किसी बात से। ये डिफरेंट सिचुएशन से बने हुए वर्ड्स जो आप किसी के व्यक्तित्व के साथ जोड़ दें। ऐसा इसलिए होता है कि चिढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसकी याद आते ही उसे दुख का या बुरा अनुभव होता है, और उस शब्द के स्मरण मात्र से ही वो दुख पुनः जाग उठता है और व्यक्ति चिढ़ने लगता है। ये सब अचानक नहीं होता, बल्कि इस तरह की भावनाएं धीरे धीरे मन में घर करती हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में पहले जीवन में कोई अप्रिय घटना घटित होती है और अप्रिय घटना का कोई विशेष कारण होता है। कारण किसी शब्द से जुड़ जाता है और उस शब्द के सुनते ही वो घटना ताज़ा हो जाती है, और उस घटना से हमें क्या होती है, दुख की अनुभूति होती है, और अनुभूति से व्यक्ति को दुख का आभास होने लगता है, जिसके कारण वो चिढ़ने लगता है। सो वी कैन कंक्लूड हेयर इट कि इस सिद्धांत से जिस सिद्धांत का प्रतिपादन होता है उसका मूल आधार व्यक्ति का परिस्थिति सापेक्ष व्यवहार है, इसलिए इसे व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। हम इस सिद्धांत का जनरल इंटरप्रिटेशन ऐसे कर सकते हैं कि जब दो उत्तेजना यानी कि दो स्टिमुलस बार बार दिए जाते हैं तो पहले नई बाद में मौलिक, यानी कि पहले उसको न्यू दी गई, द न्यू वन फर्स्ट देन द ओरिजिनल, इफेक्टिव वन, द न्यू वन ऑल्सो बिकम्स इफेक्टिव। यानी कि पहले इट मीन्स उसे दो उत्तेजनाएं दी गई, पहले नई दी गई और बाद में नेचुरल दी गई। सो कुछ समय बाद क्या हुआ कि पहली उत्तेजना भी प्रभावशाली, कुछ समय बाद पहली क्रिया भी प्रभावशाली हो जाती है। पावलोव के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का नाम क्यों दिया? क्योंकि जैव विकास में मानव का जो अनुबंधन हुआ, जो मानव की कंडीशनिंग हुई है, मानव जैसे जैसे सभ्यता की ओर बढ़ा है, उसमें अलग अलग जैविक प्रवृत्तियों को, मूल प्रवृत्तियों को छोड़कर, अलग अलग जो उसमें बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट थी, उसकी जो मूल प्रवृत्तियां थीं, उनको छोड़कर सामाजिक प्रवृत्तियों को सीखा और समाज में उसने डेवलपमेंट किया, प्रोग्रेस किया। सो पावलोव ने, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया है अपने एक पालतू डॉग पर किया है, कुत्ते पर किया है। इन्होंने प्रयोग की बात करते हैं कि जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है तो भोजन की क्या भूमिका है यहाँ? भोजन को लार देना चाहिए। ये भोजन या फूड जो है ये हमारे पास एक प्राकृतिक उद्दीपक है, नेचुरल स्टिमुलस है, जबकि अगर हम लार की बात करें तो ये एक प्राकृतिक अनुक्रिया है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। यहाँ हम इसे समझने का प्रयास ऐसे करते हैं कि कैसे यहाँ स्टिमुलस कंडीशनिंग हो रही है। पावलोव ने, जैसे कि आप देख रहे हैं, अपना एक्सपेरिमेंट डॉग पर किया है और उन्होंने उसे क्या करा, एक साउंड प्रूफ रूम तैयार कराया और उसमें कुत्ते को भूखा रखकर एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट करने वाले टेबल के साथ उसको बांध दिया। इस रूम में एक विंडो भी थी जिसमें से सब कुछ देखा जा सकता था। पावलोव ने कुत्ते की लार नली को काटकर इस प्रकार नियोजित किया कि कुत्ते के मुंह से टपकने वाली लार जो थी वो कांच की ट्यूब में उसको कलेक्ट किया जा सके। इसको नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू हम समझते हैं। इस स्लाइड में जैसे कि आप देख सकते हैं, दो कंडीशंस हैं यहाँ पर, दो सिचुएशन है, बिफोर कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। पहली सिचुएशन आप देखें, बिफोर कंडीशनिंग में ऊपर की तरफ आप देखें यूएस यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस। यूएस मीन्स ये जो अनकंडीशनड स्टिमुलस से अनकंडीशन रिस्पॉन्स मिल रहा है, यानी अभी तक अनुबंधन नहीं हुआ है, कंडीशनिंग नहीं हुई है। तो भोजन से हमें क्या मिलना चाहिए? हम मानकर चल रहे हैं कि भोजन से हमें लार मिलना चाहिए। दूसरी साइड अगर आप देखें कि आप यहाँ कुत्ते को एक न्यूट्रल स्टिमुलस दिया गया। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? यहाँ पर उसे एक घंटी दी गई, घंटी की आवाज़ सुनाई गई, यानी उद्दीपक सीटी या घंटी बजाई गई। कुत्ता यहाँ किसी भी प्रकार की अनुक्रिया नहीं दे रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं। न्यूट्रल स्टिमुलस है, नो रिस्पॉन्स। अनकंडीशन स्टिमुलस था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, यानी कि उसको भोजन दिया गया, उसको खाना दिया गया, कुत्ते के सामने रखा गया तो वो लार टपकाने लगा। दूसरी साइड आप देख रहे हैं कि न्यूट्रल स्टिमुलस दिया गया, उसको घंटी दी गई तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब जब यहाँ हम कंडीशनिंग कर रहे हैं, नीचे आप देखें ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या करेंगे? तब हम यहाँ घंटी के साथ भोजन दे रहे हैं। यहाँ पर हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया, जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था और न्यूट्रल स्टिमुलस था उनको यहाँ पर हमने एक साथ मर्ज कर दिया। तो कुत्ता यहाँ पर क्या कर रहा है? कुत्ता यहाँ पर इससे घंटी से जुड़े व्यवहार को भोजन से जोड़ना शुरू कर देता है।
अब ये दोनों उद्दीपक, यानी कि हमारे पास दोनों ही उद्दीपक हैं, भोजन भी और घंटी भी। अब ये दोनों उद्दीपक एक अनुक्रिया के लिए जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही ये एक अनुक्रिया के लिए जुड़ना शुरू होते हैं तो यहाँ पर अनुबंधन यानी कंडीशनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब जब हमारे पास अनुबंधन समाप्त हो जाएगा, आफ्टर कंडीशनिंग, इधर की साइड अगर आप देखें राइट साइड आफ्टर कंडीशनिंग वाली पिक में, अब जब ये हमारे पास अनुबंधन समाप्त हो जाएगा आफ्टर कंडीशनिंग, हम देखेंगे कि यहाँ पर कुत्ता जो है वो घंटी के लिए लार दिखाना शुरू हो जाएगा। कंडीशनड स्टिमुलस उसको दिया गया और उसने कंडीशनड रिस्पॉन्स दिया यहाँ पर। तो ये क्या है, ये कंडीशनिंग है। इस थ्योरी से जुड़े आप कुछ एब्रीविएशंस को याद रखेंगे, क्योंकि हर टीचिंग एग्जाम में ये एब्रीविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि यूएस मीन्स यहाँ भोजन, भोजन मीन्स यार यूएस, जो फूड दिया गया उसे वो क्या है, ऊपर की स्लाइड में, इस स्लाइड में आप देखें ऊपर की साइड बिफोर कंडीशनिंग में अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि यूएस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर अनकंडीशनड स्टिमुलस को। सो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर भोजन है। भोजन से क्या मिलना चाहिए, लार मिलनी चाहिए। सो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे, यू आर मीन्स अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। यूएस को क्या देना चाहिए, यू आर देना चाहिए, ऐसे समझेंगे। आगे और समझेंगे, जब हम अनुबंधन पूर्व की अवस्था देखते हैं बिफोर कंडीशनिंग, तो यूएस को यू आर देना चाहिए। आगे जब हम लेकिन कंडीशनिंग कर रहे हैं तब हम देखेंगे कि इस अनुबंधन प्रक्रिया में हम ये भोजन के साथ साथ हम घंटी दे रहे हैं। तो भोजन क्या है, यहाँ पर यूएस है, प्लस घंटी क्या है, यहाँ पर एक कृत्रिम उद्दीपक है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। एनएस जो है यहाँ पर न्यूट्रल स्टिमुलस को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों मिलकर क्या देंगे, ये लार देंगे, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स देंगे। अब जब हमारे पास अनुबंधन हो गया, यानी कि जब कंडीशनिंग हो गई हमारे पास, तो हम देखेंगे कि घंटी हमें लार दे रही है, यानी कि हमें न्यूट्रल स्टिमुलस से भी कंडीशन रिस्पॉन्स मिलने लगा। हम देखेंगे कि घंटी हमें लार दे रही है, तो घंटी अब हमारे पास अनुबंधित उद्दीपक हो गया। लार जो थी अब वो प्राकृतिक न रहकर, पहले तो ये था कि उसे भोजन दिया गया, तो भोजन के बाद उसने लार टपकानी शुरू की, यानी कि वो अनकंडीशन स्टिमुलस से अनकंडीशन रिस्पॉन्स दे रहा था। लेकिन अब वो घंटी के बजने पर भी, जबकि उसे भोजन नहीं दिया गया, सिर्फ घंटी बजाई गई, घंटी बजाने पर उसने क्या करा, लार टपकाना शुरू कर दिया। सो लार जो थी अब वो प्राकृतिक न रहकर, ये अनअनुबंधित न रहकर अब ये अनुबंधित अनुक्रिया हो जाएगी। सो इसे अब नाम दिया गया है CS का, इट मीन्स कंडीशनड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं इस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी, इस सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस सिद्धांत का जो शिक्षा में महत्व है वो बालक के सामाजिक विकास में बहुत ज़्यादा है। शिक्षा में अधिगम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बालक के अंदर जो हम सामाजिक विकास देखें, ये जितना भी सामाजिक विकास है वो शास्त्रीय अनुकूलन से ही चलता है। इसमें हम बच्चे के जो अलग अलग व्यवहार हैं उनको क्लासिकल कंडीशनिंग करते हैं सामाजिक व्यवहारों से। सो यहाँ इसका बहुत अधिक महत्व है। चूंकि सिद्धांत व्यवहारवाद पर आधारित है, इसीलिए वॉटसन ने कहा कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, वॉटसन ने कहा कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे जैसा चाहूँ बना सकता हूँ। नेक्स्ट देखें, अधिगम कौशल विकसित करने में ये सिद्धांत भाषा कौशल सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालक माँ शब्द को हैप्पीली प्रोनाउंस करना सीख लेता है, आप देखते हैं। सो छोटे बच्चों को डिफरेंट इमेजेस के थ्रू आप वस्तुओं, व्यक्तियों, जानवरों का ज्ञान कराया जा सकता है। तीसरा देखें, आदतीकरण। ये सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है, रीइंफोर्समेंट पर भी आधारित है। इसके आधार पर अच्छी आदतों के निर्माण तथा बुरी आदतों और आचरण को बदला जा सकता है। बच्चे में एक डिसिप्लिन डेवलप किया जा सकता है। फोर्थ देखें आप, शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। ऑडियो विजुअल के थ्रू आप ऑडियो विजुअल के यूज़ से संबंधीकरण, कनेक्शनिज्म की प्रक्रिया जो होती है वो सरल हो जाती है। आप कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को ईजिली, और बच्चा जो डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी आसानी से समझ सकता है। सो ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का जो उपयोग है वो इसी सिद्धांत की देन है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ समायोजन। विभिन्न प्रकार के वातावरण में समायोजन करने में अनुबंधन कंडीशनिंग, ये जो अनुबंधन है, कंडीशनिंग मेथड है पावलोव का, ये बहुत हेल्पफुल है।
जैसे कि बच्चों के क्लास के अंदर तथा स्कूल के बाहर, क्योंकि ये बच्चे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बिहेव करते हैं, सो ये बच्चे के क्लास के अंदर के बिहेवियर तथा उसके स्कूल के बाहर के बिहेवियर को बाहरी वातावरण में एडजस्टमेंट करने में इस विधि द्वारा बहुत अधिक सहायता मिल सकती है. सो दीज आर सम हेल्पफुल implications ऑफ दिस थ्योरी to help a child to learn and to adjust in each and every situation of life. Hopefully आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय. जैसे कि स्लाइड के थ्रू आप देख सकते हैं, टू एक्सप्रेस थैंक यू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग. सो बी हैप्पी एंड टेक केयर. बाय.